हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर पोर पाए में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ गेटिंग टू यस इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है रॉजर फिशर जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इस बुक में बहुत सारे चैप्टर है, तो हम इन्हें वन बाय वन चैप्टर देखेंगे। तो पहला चैप्टर, अच्छे से मोलभाव करना सीखिए। सब कुछ आपके मोलभाव करने पर ही निर्भर है। आज शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि पहले किसी भी तरह के फैसले को लेने से पहले शायद ही कोई बैठकर उसके बारे में बात करता था। फिर चाहे फैसला घर के हो या फिर बिजनेस से जुड़े हों, पहले किसी भी चीज़ को लेकर सिर्फ एक ही व्यक्ति अपना फैसला सुना देता था और बाकी के सब चुपचाप उसको मान लेते थे। घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे, सब उस पर ही आँख मूंदकर यकीन कर लेते और वो सर्वमान्य हो जाता था। ठीक इसी तरह कंपनी में जो सबसे सीनियर बॉस होता है, उसके अकेले की ही फैसले पर पूरी कंपनी चला करती थी। ऐसा नहीं है कि इस तरह से बूढ़े बुजुर्गों के लिए फैसले गलत ही होते थे, लेकिन किसी भी फैसले को लेने से पहले सबकी राय और मशवरा लेना जरूरी है। आज के समय यही चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। अब किसी भी स्तर पर कोई भी फैसला लेने से पहले लोग काफ़ी सोच विचार और बातचीत करते हैं, सबकी राय सुनते हैं और फिर जिस पर सबकी सहमति बनती है उसी फैसले को सब स्वीकार करते हैं। आज चाहे घर के भीतर के फैसले हो, बिजनेस के हो या फिर किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा लिए गए फैसले हो, अब किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए हर स्तर के लोगों के सुझाव और सलाह ज़रूर ली जाती है। कंपनी के सीईओ कोई भी डिज़ाइन लेने से पहले अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नेता भी अपने वोटर से और पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। क्या सही है और क्या गलत, हमेशा ये समझाने में लगे रहते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है। 2 अंगुली चलाने मात्र से ही हम चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, अंगुली चलाने के मात्र से ही हम हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब अगर घर का कोई बुजुर्ग बच्चों को किसी काम को करने के लिए मना करता है, तो बच्चा खुद इंटरनेट से उस काम के फायदे और नुकसान को समझ सकता है। और अगर किसी बड़े ने उसे गलत बताया है, तो वो उन्हें भी सही जानकारी देने की काबिलियत रखता है। कुल मिलाकर हर जगह पर आज बोलने और अपना मत रखने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। फिर चाहे दोस्त के साथ किसी मूवी के अच्छे या खराब होने की बहस हो या फिर किसी कंपनी द्वारा लिए जाने वाले किसी फैसले को लेकर होने वाली बातचीत हो, हर जगह आपको अपनी बात मजबूत पक्ष के साथ रखनी आनी चाहिए। लोगों को अपनी बातों से संतुष्ट करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए आपके मोलभाव करना यानी कि आपकी बातों को वजन के साथ रखना और सामने वाले को कन्विंस करना आना चाहिए। ये काम आपके पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। चैप्टर दूसरा, व्यर्थ की बहस से बचे। इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान होगा। कई बार 2 पक्षों में होने वाली बातचीत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका कुछ भी हल निकलना असंभव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 कंपनियों के बीच किसी डील को लेकर बात हो रही है, लेकिन शुरू में ही पता लग गया है कि इस डील में कोई भी पक्ष समझौता करने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप बेकार की बहस ना करें। पहले ही स्टेप में डील को कैंसिल करके बात ख़त्म कर दें, क्योंकि ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि यहाँ पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष में से ही कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, कोई भी अपनी हार नहीं मानेगा। ऐसे में अगर यहाँ ज़्यादा बातचीत की गई तो हो सकता है कि बहस उग्र रूप ले
और फिर दोनों पक्षों का रिश्ता भी खराब हो सकता है, जो किसी भी हालत में आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और इस तरह की बहस में आपको आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही खराब होता है। इसलिए बेहतर है कि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए शुरू में ही अपनी बात साफ तौर पर रखें और बात को ख़त्म करें, क्योंकि व्यर्थ की बहस से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। चैप्टर नंबर 3। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि आप इंसानों के साथ मोल भाव कर रहे हैं। किसी भी विषय पर जब बात हो रही होती है तो वहाँ दो पक्ष मौजूद होते हैं और दोनों ही पक्ष अपनी बात को सही साबित करने में लगे होते हैं। ये दोनों ही लोग बात करते समय अपना एक्सपीरियंस, वैल्यू और इमोशन के साथ में लेकर बैठे होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन सभी चीज़ों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है किसी एक चीज़ पर अलग अलग लोगों के रिएक्ट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे किसी बात को लेकर हो सकता है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो जी, लेकिन सामने वाले को ये इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने से के लिए होने वाली बातचीत के दो फेज होते हैं। पहला फेज जब दोनों पक्ष आपस में सहमति से बात करते हुए किसी मुद्दे का हल निकालना चाहते हैं, जबकि दूसरा फेज वो होता है जब एक पक्ष इमोशनल हो उठता है और बहस के दौरान होने वाली बातों को पर्सनल लेकर रिएक्ट करने लगता है। इन दोनों फेजों के बीच बहुत बारीक सा अंतर है। तो ऐसे में आपको किसी भी टॉपिक पर बात करते समय या चीज़ों का मोल भाव करते समय इस बारिश के अंतर को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी डील के दौरान आपदा या सामने वाले पक्ष का गुस्सा या इमोशनल होना पूरे डील को खराब कर सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी डील या मोल भाव करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं और उनके पास इमोशंस भी हैं। चैप्टर नंबर 4। समस्या से लड़िए, ना कि उस इंसान के साथ आप मोल भाव करने जा रहे हैं। कभी भी मोल भाव या डील का लक्ष्य किसी हार या जीत का नहीं होना चाहिए, क्योंकि डील या मतलब हार जीत नहीं बल्कि आपसी समझौता है। ये किसी भी समस्या का हल निकालने की एक प्रक्रिया है, ये कोई हार जीत का खेल नहीं है। ये तरीका तभी काम करेगा जब दोनों पक्ष के लोग किसी भी समस्या को एक जैसे नज़र से देखते हुए उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि अलग अलग सुझाव देते हुए खुद को बेहतर साबित करने में होड़ में रहेंगे। कई बार किसी बात का हल निकालने के लिए दोनों पार्टी को टेबल में एक साइड में बैठकर बात करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा करने से आपका फोकस समस्या के हल पर ही रहेगा, ना कि समस्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने पर। ऐसा करने पर आपको हमेशा एक दूसरे के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आप एक दूसरे या पर्सनल अटैक से बचें। बात कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन आप किसी पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। किसी के व्यवहार और उनके नेचर को लेकर उस पर कमेंट मत कीजिए। तभी आप बिना किसी वाद विवाद के किसी भी समस्या का हल निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी शादी टूट चुकी है, लेकिन आपके छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी को लेकर आप दोनों को निर्णय लेना है। ऐसे में आप जब इस बारे में बात करें तो सिर्फ इसी समस्या पर चर्चा करें, बाकी आपका रिश्ता क्यों टूटा, इसमें किसकी गलती थी, इसमें इन सब विषयों पर अब बात करना बेकार है। तो आपको हमेशा समस्या से लड़ना है, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोल भाव करते हैं। चैप्टर नंबर 5। किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले दोनों पक्षों की इच्छा ज़रूर जान लीजिए। अक्सर कई बार समस्याओं का हल इसलिए भी नहीं निकल पाता क्योंकि उसमें दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाती। ऐसे में आपको किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों की खुशी और इच्छा को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बन रहा है,
आपकी इच्छा किसी बीच पर जाने की है, लेकिन आपकी पत्नी हिल स्टेशन पर जाना चाहती है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी की इच्छा और खुशी का ध्यान रखेंगे तो शायद आप बेहतर निर्णय नहीं ले सकेंगे। दोनों की इच्छा का सम्मान करते हुए किसी माउंटेन वाले इलाके में घूमने भी तो जा सकते हैं, जहाँ पर आपका समुंदर की लहरों को देखने का ख्वाब पूरा हो जाए और आपकी पत्नी हिल स्टेशन भी घूम ले। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। आप इसी तरह से ज़िंदगी में छोटी बड़ी चीज़ पर डिसीजन लेते हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। किसी के साथ मिलकर किसी भी चीज़ का निर्णय लेते वक्त ये जानने की कोशिश करें आपके विचार और सामने वाले के विचार में अंतर कहाँ आ रहा है, और आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे दोनों की इच्छा का सम्मान हो सकता है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने से पहले दोनों पक्षों की इच्छा और खुशी को जानने की कोशिश करें। ऐसा कर के बेशक आप एक बेहतर फैसला ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, समस्या का पूर्ण हल निकालने से पहले उसके विकल्पों पर भी ध्यान जरूर दें। दो लोग बैठकर किसी चीज़ के बातचीत कर कुछ निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर से पहले से ही निर्धारित होता है कि किसी तरह का निर्णय आने पर दोनों पक्ष खुश रहेंगे। इस वजह से अक्सर जब किसी भी विषय पर निर्णय लेने से उद्देश्य दो लोग बात करने बैठने हैं तो पहले से ही पता होता है कि इस बातचीत का आखिर निर्णय क्या आने वाला है। किसी एक पक्ष के लिए या तो हाँ होगी या फिर ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सीधे सीधे रिजल्ट देने के बजाय और भी विकल्प कर सकते हैं। आप किसी समस्या के 2 से अधिक हल के बारे में सोचिए। सिर्फ हाँ या ना में ही मत उलझे रहिए, बल्कि हर संभव हल पर विचार कीजिए। उदाहरण के लिए जब नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी किसी को प्राइज़ देने का विचार करती है तो वह एक अवार्ड देने के लिए कई सारे उम्मीदवार होते हैं और फिर उन सभी उम्मीदवारों को अलग अलग क्राइटेरिया में रखते हुए दूसरे से तुलना की जाती है। अंत में जो सबसे बेहतर होता है उसे ही पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कमेटी सिर्फ किसी एक नाम को ही लेकर बहस शुरू कर देती है कि इसने पुरस्कार इसको दिया जाए या नहीं। ठीक इसी तरह सिर्फ एक ही तरह के निर्णय मत डटे रहें। किसी एक समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बशर्ते आप आपस में बात करते समय हर संभव हल पर नज़र डालने की और उस पर विचार करने की ज़रूरत है। कई बार तो इन विकल्पों पे बेहतर हल छुपे होते, बस आपको इन्हें ढूंढ निकालना है। चैप्टर नंबर 7, हमेशा अपने निर्णय को लेने के पीछे एक मजबूत कारण रखिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी फैसले को लेने के पीछे आपका इंटेंशन कितना साफ है, अच्छा है, या आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके पीछे का कारण कितना स्ट्रांग है। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं क्या उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर पा रहे हैं, और अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो किस क्राइटेरिया में जाकर जस्टिफाई कर रहे हैं। नंबर 7, हमेशा अपने निर्णय को लेने के पीछे एक मजबूत कारण रखिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी फैसले को लेने के पीछे आपका इंटेंशन कितना अच्छा है या आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके पीछे का कारण कितना स्ट्रांग है। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं क्या उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर पा रहे हैं, और अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो किस क्राइटेरिया में जाकर जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि बिना प्रॉपर सर्टिफिकेशन के लिए गया डिसीजन किसी लिहाज से ठीक नहीं है। ये ना तो आपके लिए बेहतर है ना ही सामने वाले के लिए। जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लैट को खरीदने की डील कर रहे हैं। फ्लैट का ब्रोकर आपकी उम्मीद से कई ज़्यादा गुना इसका दाम बता रहा है।
ऐसे में आपको उससे सवाल करते हैं कि इस फ्लैट का दाम अधिक है और क्या वो जिस क्राइटेरिया में फ्लैट की कीमत को आंक रहा है वो आपके लिए वर्थ है। अगर आप उस फ्लैट को जो दाम बताया है तो आपको पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, आपके पास भी उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि इस फ्लैट का दाम आपके हिसाब से इतना ही क्यों होना चाहिए और आपको किस क्राइटेरिया में रखकर फ्लैट के दाम को आंक रहे हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा करके ना सिर्फ आप खुद के लिए बेहतर डील कर सकते हैं बल्कि सामने वाले को अपने डिसीजन से आसानी से सहमत कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8, अच्छा मोल भाव करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। कभी भी बिना तैयारी के किसी डील को फाइनल करने मत जाइए। तैयारी का मतलब आप जितना भी अधिक हो सके उतनी जानकारी जुटाने का प्रयास करें। जिस बारे में डील करनी है या जिस मुद्दे पर बात करनी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें। आप बात करने वाले हैं उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशनल मिल सके जुटाने की कोशिश कीजिए। सामने वाले व्यक्ति का नेचर कैसा है, क्या वो आपकी बात ज़्यादा देर तक सुनने की क्षमता रखता है या नहीं, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ को लेकर वो इमोशनल होता है और वो जो भी डिसीजन लेगा क्या उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है या फिर उसे किसी और का भी ध्यान रखना है, वो पर्टिकुलर किस पार्टी, धर्म या मान्यता पर यकीन करता है। सब कुछ जितना आप उसके बारे में जान सकेंगे उतना ही आपके लिए इस डील के लिए निर्णय लेना आसान होगा। कहने को तो यह सब छोटी और बकवास चीज़ें लगती है लेकिन वास्तव में इतनी जानकारी होने पर आप बड़ी आसानी से किसी भी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। कहें आप सामने वाले को बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं कि आप डील को करने का लॉजिस्टिकल डिटेल पर ध्यान दीजिए, जैसे कि कब और कहाँ पर आप ये डील करने वाले हैं, जगह कौन सी है, ऑफिस या घर या फिर कोई पब्लिक प्लेस, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करने वाले हैं या फिर फ़ोन से ही डील होने वाली है, सुबह बात होनी या शाम को। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको डील के बेहतर अंजाम तक पहुंचने में मदद करती है। ऐसे में किसी भी और मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, फिर चाहे वो ऑफिस की डील हो या फिर आप घर के किसी गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हो, इस तरह छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जुटा करके आप खुद को उस हिसाब से तैयार करके अपने डील को बेहतर परिणाम में बदल सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 सिर्फ बातचीत है, इस बातचीत को ध्यान से सुने और जो फैक्ट है उसी पर टिके रहे। आपको काफ़ी हद तक सहमत होंगे कि अधिकतर समस्या सिर्फ बातचीत ना होने की वजह से ही बढ़ती जाती है। अधिकतर गलतफहमियां सिर्फ कम्युनिकेशन के गैप की वजह से ही खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे की बात और इंटेंशन क्लियर ना होना ही आपसे लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। ऐसे में इस तरह की समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बातों को अहमियत दीजिए। जितनी शिद्दत से आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने उतनी शिद्दत से आप दूसरों की भी बातें सुनिए और दूसरों की सिर्फ उन्हीं बातों को मत सुनने की कोशिश कीजिए जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि उन बातों को भी सुनिए जो कड़वी है और जिसे आप सुनना नहीं पसंद करते। लेकिन इस कड़वी बात का रिएक्शन गुस्से में आकर या इमोशनल होकर मत दीजिए, बल्कि इस कड़वी बात के पीछे की नब्ज पकड़ने की फैक्ट को बाहर निकालिए और फिर उस बात की जड़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। डील या बातचीत को एक अच्छे मुकाम पर तभी पहुंचा सकते हैं जब आप बात करेंगे और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शांत होकर बैठना किसी बातचीत का हल नहीं निकाल सकता और सिर्फ बोलना भी आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता। इसलिए बोलने और सुनने का बैलेंस से ही आप किसी भी मोल भाव यानी डील को बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं।
चैप्टर नंबर 10 सबसे बेहतर तरीका भी सफलता की पूरी चैप्टर नंबर 10 सबसे बेहतर तरीका भी सफलता की पूरी गारंटी नहीं दे सकता है। वैसे सिद्धांतों के अनुसार तो अगर किसी भी मुद्दे पर बेहतर फैसला लेना है तो दो पक्षों को बैठकर आपस में खुले रूप से इस पर बातचीत करनी होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहस से सभी अनुकूल माहौल होने के बावजूद भी किसी मुद्दे का बेहतर रिजल्ट नहीं निकल पाता है। से हो सकता है जैसे कि कई बार दूसरे पक्ष की मंशा ही नहीं होती कि किसी समस्या को बेहतर हल डिसाइड हो सके। वो मन में निश्चय कर के आते हैं कि सिर्फ उसी पर टिके रहते हैं और किसी भी सूरत में उससे अलग कोई भी निर्णय लेने पर राजी नहीं होते हैं। ऐसे में आपको खुद की तरफ कितना भी बेहतर प्रयास कर ले, लेकिन आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए राजी नहीं कर सकते। आपकी सारी बातें सहमति जताने के बाद भी वो बिना अर्थ के कारण देकर आपके द्वारा बताए गए हल को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको भी साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप किसी भी फैसले को तभी स्वीकार करेंगे जब उसका कोई मजबूत कारण हो। इस तरह से लंबी चौड़ी बहस करने के बाद व्यर्थ के कारण चलते आप किसी भी गलत फैसले को स्वीकार नहीं सकते। एक बात को समझ ले, जिंदगी में लगभग सभी चीज़ों को समस्या को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका समाधान आप बातचीत से नहीं निकाल सकते। ऐसे में बेहतर यही होगा कि ऐसे मुद्दे पर बहस करने से बचे। जैसे कि आप दुनिया के कितने भी बेहतर बातचीत करने वाले या मोलभाव करने वाले ना हो जाए, लेकिन आप कभी भी व्हाइट हाउस या ताजमहल तो नहीं खरीद सकते ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।